हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। क्लास में स्टूडेंट हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और साथ ही साथ सॉइल पॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था। एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, और साथ के साथ हमने एयर पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लिया था। ऐसे ही हमने वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन को भी डिस्कस किया था कि वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन किन किन फैक्टर के थ्रू होता है, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के लिए और सॉइल पॉल्यूशन के लिए, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है आपको, बायोकेमिकल साइकिल। तो बायोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर? तो बायोकेमिकल साइकिल का मतलब है कि आप जितने भी नेचुरल साइकिल पढ़ते हो, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, तो ये जितने भी साइकिल्स हैं ये रेगुलेट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और इनमें वाटर का, नाइट्रोजन और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये बेटा रिसाइकल होते हैं। और रिसाइकलिंग के लिए बायोटिक फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और काफ़ी सारे एबायोटिक फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे वाटर है, तो वाटर के रिसाइकल के लिए बायोटिक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ में एबायोटिक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग होती है बेटा, और कैसे होती है? तो इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हम आगे डिस्कस करेंगे जब नाइट्रोजन साइकिल, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऐसे ही कार्बन साइकिल में कार्बन की रिसाइकलिंग होती है, और कार्बन साइकिल में भी कार्बन की रिसाइकलिंग के लिए दोनों ही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। दोनों ही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी रिसाइकिल करने में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर हेल्प करते हैं, दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व है इनमें। तो यही हम इन सारे जो आपको नीचे दिख रहे हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। तो आप जानते हैं बेटा वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। वाटर हमारी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट बात करें तो वाटर का ही है। हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर का है। वाटर ही हमारी सेल के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन करता है, या फिर सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दी वाटर साइकिल रेफर्स टू दी कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है स्काई से ग्राउंड में, और दोबारा से कहाँ जाता है बेटा? स्काई में। इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट। वाटर स्काई से आता है हमारे ग्राउंड तक, और ग्राउंड से दोबारा से इवोपरेट होके, कंडेंस होके कहाँ जाता है? स्काई में। और जैसे ही कंडेंसेशन होता है, ये जो वाटर है दोबारा हमारे अर्थ तक पहुँचता है। तो क्या स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें? तो फर्स्ट इवोपरेशन, देन कंडेंसेशन और देन रेनफॉल। सबसे पहले जब वाटर वार्म होता है, वार्म अप होता है, हीटअप होता है, तो बेटा क्या होता है? ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद में ये जो वाटर वेपर होते हैं ये लाइट वेट होके, ड्रॉपलेट्स जो होती है लाइट वेट होके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, स्काई की तरफ, और बाद में ये रेन की फॉर्म में या स्नोफॉल की फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमारे ग्राउंड तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से वाटर का रिसाइकलिंग होती है, वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, और इसे बोलते हैं हम वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, और कौन कौन सी स्टेजेस होती है? तो सबसे पहले इवोपरेशन। इवोपरेशन के थ्रू वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो इवोपरेट होती है कोई भी एक्वेटिक बॉडी से, जैसे सी से, ठीक है, ओशियन से। कंडेंसेशन में ये जितने भी इवापोरेशन है, ये इवापोरेशन में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ये कूल डाउन होती है, और कूल डाउन होने के साथ ही ये रेनफॉल की फॉर्म में हमें नजर आती है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल में वाटर का मूवमेंट होता है।
यहाँ पर नीचे एक पॉइंट रखा है बेटा, दी वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बट द जर्नी ऑफ वाटर कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल। तो आप जानते हैं बेटा वाटर की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ में, एक प्लांट को भी वाटर की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बिना वाटर के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बिना वाटर के प्लांट फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिना वाटर के प्लांट्स फूड को ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल्स के लिए भी या फिर ह्यूमंस के लिए भी वाटर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती है। अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी, हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन भी नहीं होगा, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं वो लाइफ प्रोसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है वाटर। क्लियर बेटा? यहाँ तो समझ में कि वाटर साइकिल क्या होता है हमने समझा। वाटर साइकिल में वाटर का कंटिन्यूस मूवमेंट कैसे होता है, इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, और रेनफॉल, स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में यही वाटर कंटिन्यूअस हमारे अर्थ तक पहुंचता है, और दोबारा से अर्थ तक पहुंचने के बाद में यही वाटर जब इवोपरेट होता है तो दोबारा स्काई में पहुंच जाता है। तो क्या बेटा ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। पहले इवोपरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर रेनफॉल हुई, और रेनफॉल होने के बाद में दोबारा से जो ग्राउंड वाटर है उसका इवोपरेशन हुआ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमने समझ लिया। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने जैसे वाटर साइकिल के अंदर वाटर का मूवमेंट देखा था, ऐसे ही ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है, और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को फिक्स करने के यहाँ पर दो वेज आप देखेंगे, तो हम साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे जिस टाइम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप इतना समझो बस कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट को नाइट्रोजन साइकिल की क्यों रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नाइट्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेटा ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। तो अराउंड 78% पार्ट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो नाइट्रोजन का है। क्लियर? अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। तो बेटा प्रोटीन जितनी भी बनी होती है वो सारी नाइट्रोजन से मिलके बनती हैं। प्रोटीन जो मिलके बनती है वो किससे मिलके बनती है बेटा, नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है बेटा प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के मोनोमर से मिलकर बनती है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, जो कि बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो अमाइनो एसिड एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और इससे मिलकर प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा? और प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं बेटा, जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसलिए उन एंजाइम्स को भी बनाने के लिए प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारा जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, इसका भी जो नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है बेटा, क्योंकि ये भी प्रोटीन से मिलके ही बने होते हैं। ऐसे ही हमारी जितनी भी एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से मिलके ही फॉर्म होते हैं। तो बेटा एल्केलॉइड्स या फिर जो यूरिया है, ठीक है, इस यूरिया या एल्केलॉइड्स के अंदर भी नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है। और ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होता क्या है बेटा, तो जैसे हमने वाटर साइकिल के अंदर वाटर का मूवमेंट देखा, ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस सिंपल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सॉइल के अंदर मिक्स होती है, सॉल्युबलाइज होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उसी नाइट्रोजन को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोटीन्स। क्लियर? तो देखते हैं हम कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है नाइट्रोजन साइकिल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा डिफरेंट फेजेस है नाइट्रोजन साइकिल के, डिफरेंट स्टेप्स है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपली मीन्स क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन गैस को सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर बोल सकते हैं सिंपल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्लियर? क्योंकि बेटा ये प्लांट्स जो है डायरेक्टली इस नाइट्रोजन गैस जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन गैस का डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस नाइट्रोजन गैस को, जो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, इस नाइट्रोजन गैस को सिंपल फॉर्म में या बोल सकते हैं हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। और कन्वर्ट दो वेज से हो सकता है बेटा, एक तो बायोलॉजिकल वेज है, दूसरा एनवायरमेंटल वेज है। तो बायोलॉजिकल वेज में क्या होता है? बायोलॉजिकल वेज में बेटा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को ये नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब ये नाइट्रोजन गैस नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इसी को बोलते हैं हम नाइट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रीफिकेशन। क्लियर? ये समझ में आया आपको? तो बेटा यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रीफिकेशन में हेल्प करते हैं, सिंपल नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन बैक्टीरियाज के नाम नीचे लिखे हुए हैं कुछ, जैसे राइजोबियम जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं बेटा जो कि प्लांट की रूट नोड में प्रेजेंट होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे राइजोबियम दिख रहा है आपको। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है बेटा। जो आपने दालों वाली फसलें देखी हैं बेटा, जो इतनी भी पल्सेस वाली क्रॉप्स होती है, उनकी रूट नोड में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा, जिसका नाम है राइजोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको ये भी याद रखना है कि राइजोबियम सिम्बायोसिस शो करता है। सिम्बायोसिस का मतलब हमने पढ़ लिया था, क्या होता है सिम्बायोसिस का मतलब। तो प्लांट इन राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी को बोलते हैं बेटा फिक्सेशन। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या है बेटा? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। जैसे ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन गैस, तो यही रेनफॉल की फॉर्म में हमारी सॉइल तक पहुंचती है, और सॉइल से प्लांट्स इन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबीना। तो ये सारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लर्न करना है, इसको याद रखना है। तो जिस टाइम आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन्हें अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर बोल सकते हैं हम एनवायरनमेंट के थ्रू जितनी भी नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है बेटा? तो जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी बिजली चमकती है, तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं हम किसकी फॉर्म में? सॉल्यूबल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में यहाँ पर है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स या फिर अमोनिया फर्टिलाइजर, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन अभी हम डिस्कस किया बेटा, क्या होता है नाइट्रिफिकेशन? तो अमोनिया किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। अभी डिस्कस किया हमने थोड़ी देर पहले कि बेटा जो अमोनिया होती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो अमोनिया होती है, यही अमोनिया प्लांट इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज इन नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में
कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के नाइट्रोबैक्टर, और इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी प्लांट और एनिमल्स इनके वेस्ट पार्ट जो होते हैं बेटा, जैसे डाई होते हैं, इनके जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है या फिर ये जितना भी इनके डेड पार्ट होते हैं, ये डेड पार्ट जैसे ही सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं तो बहुत सारे डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, इसी अमोनिया को क्या करते हैं, ये फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये अमोनिया फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स है उससे उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल रखे हैं, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम आर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं बेटा, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जितने भी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से दोबारा से उसको नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन के सिंपल सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं जितनी भी डिजॉल्व फॉर्म थी बेटा, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स थे, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स सॉइल तक पहुंचे, और सॉइल तक पहुंचने के बाद में दोबारा से इन्हें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी तो जरूरी है, तभी तो ये दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे। तो इसको भी करने का काम कुछ बैक्टीरियाज करते हैं और इन्हें बोलते हैं हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम डीनाइट्रिफिकेशन। तो दोबारा से सॉल्यूबल नाइट्रोजन फॉर्म को, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरियाज इनमें हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, सुडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रिडियम। क्लियर, क्या है बेटा, सुडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रिडियम। समझ में आया बेटा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर, फर्स्ट हमें ये समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है सॉल्युबलाइज फॉर्म में। क्लियर। अब सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में यही नाइट्रोजन हमारे सॉइल तक रेनफॉल की फॉर्म में पहुंचती है। अब प्लांट इसको बाद में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहां तक बेटा समझ में आ गया। इसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉल्यूबल नाइट्रोजन फॉर्म को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरियाज हमारे लिए वेस्ट है, ये बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन रिसाइकल नहीं हो पाएगा तो नाइट्रोजन की जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे एयर पॉल्यूशन होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया, नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में कार्बन का रिसाइकलिंग होती है बेटा। कार्बन जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू उनका रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक साइकिल दे रखा है यहाँ पे कि CO2 प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और CO2 की क्या, तो कार्बन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बेटा, बिना कार्बन के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जो CO2 होती है, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केमिकल है, या फिर बोल सकते हैं गैस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स के लिए। और बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब ये CO2 आती कहाँ से, तो बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट कि CO2 कहाँ से मिलती है, हमें कैसे रिलीज होती है CO2। तो CO2 फर्स्ट कंबशन से मिलती है हमें, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर को या फिर फ्यूल को
बर्न किया जाता है तो बर्न करते ही वहाँ से CO2 रिलीज होती है, ठीक है। अब ये CO2 प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और इसी एब्जॉर्ब CO2 के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इसके बाद में जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है बेटा, जब एक्सेल करते हैं तो एक्सेल में हमेशा जब हम गैस रिलीज करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे, तो बाहर कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। और ये CO2 ही प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेटा जितने भी यहाँ पर दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जितने भी प्रोटीन्स, फैट या जितने भी बेटा बायोमोलिक्यूल्स है सब कार्बन से मिलके बने हुए। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन से मिलके बना है, प्रोटीन भी कार्बन से मिलके बना है, फैट भी कार्बन से मिलके बना है, और विटामिन जितने भी है वो भी कार्बन से मिलके बने हैं। हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बेटा, जितनी भी ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कार्बन से मिलके बने। जैसे हमारा एंडोस्केलेटन, जितने हमारा एक्सोस्केलेटन है वो भी कार्बन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कार्बन के थ्रू ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब जाके सिंपल ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना CO2 के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ना ही फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लियर? और जब तक CO2 नहीं मिलेगी प्लांट को, जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तब तक ऑक्सीजन गैस भी रिलीज नहीं होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है कार्बन की, और कार्बन कैसे ऑब्टेन होती है, कार्बन कैसे मिलती है। नेक्स्ट है बेटा रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन टू द एटमॉस्फेयर। कैसे रिसाइकलिंग होती है कार्बन की एटमॉस्फेयर में? तो रेस्पिरेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग के टाइम पे जो गैस का एक्सलेशन करता है, जो गैस रिलीज करता है, वो होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, या बोल सकते हैं सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी ATP की फॉर्म में जनरेट होती है। हमारी बॉडी की हीट भी जो होती है वो भी इसी ATP, इसी एनर्जी की वजह से होती है। और साथ ही साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कंबशन। कंबशन क्या होता है बेटा? तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, तो बर्निंग के टाइम पे CO2 रिलीज होती है, और इसी CO2 को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुकिंग जब करते हैं बेटा, कुकिंग के टाइम पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्री में जितने प्रोसेस होते हैं, बर्निंग होती है जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की, तब भी CO2 रिलीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी व्हीकल्स हैं उनके थ्रू जितना भी स्मोक निकलता है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है बेटा। और हीटिंग लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब भी हम किसी को हीट देते हैं, हीटअप करते हैं, तो वहाँ से भी कार्बन रिलीज होती है। तो जितने बेटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बने वो सारे कार्बन से मिलके बने। रेस्पिरेशन या कंबशन के थ्रू जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो वो कार्बन है। क्लियर? तो इस तरीके से कार्बन एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होती है, और इनको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेटा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पर एक ग्लास का हाउस दिख रहा है, ठीक है। ये ग्लास का हाउस जो होता है बेटा, ये इस ग्लास के हाउस के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको सनलाइट नहीं मिलती है, या फिर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा देर तक नहीं होती है, तो उन कंडीशन में प्लांट को हीट देने के लिए, प्लांट को सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए इस ग्लास के हाउस का यूज़ किया जाता है, और इसी के बोलते हैं हम ग्रीन हाउस। क्लियर? अब ये ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, और ये ग्लास का क्यों बना होता है? तो ग्लास का बना होने का क्या रीज़न है कि सनलाइट से आने वाली जितनी भी रेज है, इन रेज की जो हीट है बेटा, इसको ये दोबारा से रिटेन करने नहीं देता है, दोबारा से रिलीज करने होने नहीं देता है। और जब रिलीज नहीं होने देता है तो ये जो ग्लास है बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और इससे प्लांट को हीट मिलती है। क्लियर? तो जिन जगह पर ज़्यादा ठंड होती है, जिन जगह पर सनलाइट कम होती है, सनलाइट काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है प्लांट को, तो उन जगह पर इस ग्लास या फिर इन ग्लास के हाउस का यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउस का यूज़ किया जाता है।
और ये जो ग्रीन हाउस है बेटा किसका बना होता है, ग्लास का। ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हो साइड में, ये पिक्चर में एक ग्रीन हाउस है और ये ग्लास का बना हुआ है। क्लियर? तो पर्पस समझ के आप ग्लास का क्यों बनाते हैं, क्योंकि हीट को दोबारा से रिलीज नहीं होने देता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो बहुत सारी गैसेज हैं जिन्हें बोलते हैं हम बेटा ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये जो गैसेज है बेटा, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जब भी हमारे अर्थ तक सनरेज आती हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो हीट आती है बेटा, तो वो हीट, कुछ हीट तो ऐसी होती है जो कि दोबारा से रिलीज कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी हीट होती है जो कि इन गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा बेटा, जैसे ये गैसेस जैसे CO2 और मीथेन इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब करने के साथ ही ये गैसेस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। और जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ प्रेजेंट है। तो जिन जगह पर बहुत ज़्यादा बर्फ प्रेजेंट है वहाँ की जो आइस कैप है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो पोलर रीजन के एनिमल्स है बेटा, जैसे उनके हैबिटेट क्या है, पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में अगर जो आइस कैप है बेटा वो मेल्ट होंगे तो क्या होगा, उनका हैबिटेट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है और धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। तो इसे ही बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे अर्थ पे काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्हीं गैसेस, ये जो गैसेस होती है बेटा, ये सन से जितनी भी आने वाली रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी हीट होती हैं, उन हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और दोबारा से रिलीज नहीं होने देती है। और एब्जॉर्ब करने के साथ में ही ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, जिससे जितनी भी ग्लेशियर की आइस है, जितनी भी आइस कैप से बेटा, वो सारे मेल्ट हो जाते हैं। और इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? आगे देखते हैं हम कौन कौन सी, अभी हम डिस्कस किए जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। ठीक है, तो ये गैसेस क्या करती है बेटा, सनलाइट से आने वाली रेडिएशन, जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी होता है। जब हम प्लांट की कटिंग करते हैं, कंटिन्यूअस कटिंग कर रहे हैं, प्लांट की कट किया जा रहा है प्लांट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, इन CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब CO2 के नंबर को ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अगर CO2 ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होगी तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया बेटा? अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया है तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद कुछ इफेक्ट दे रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में भी ये ग्लोबल वार्मिंग रेस्पॉन्सिबल है। जो काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने की वजह से काफ़ी सारे जो फ्लोरा फोना है, हमारी जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। काफ़ी सारे प्लांट्स है, काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर आइस प्रेजेंट है, अब वहाँ की आइस या हैबिटेट जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो बायोडाइवर्सिटी पे भी उसका अफेक्ट होगा। इसके बाद में इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ओशियन। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशियन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब ओशियन में भी काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं बेटा, काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, तो इनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है इस ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, और उनका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सीवियर वेदर कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। क्लियर? तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद में वार्मर विंटर, जो विंटर टाइम होता है बेटा, जिस टाइम पे ठंड ज़्यादा होती है, तो जो हमारा सीज़न का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। जैसे जैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, विंटर टाइम शॉर्ट होता चला जा रहा है, और विंटर में जो टेम्परेचर होता है उतना तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो सीज़न है, जितने भी हमारे सीज़न होते हैं, विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेन सीज़न, तो ये सब पैटर्न भी डिस्टर्ब होता चला जा रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
इसके बाद में इनफर्टाइल लैंड, तो जैसे जैसे रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा, इसका इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी पड़ रहा है, हमारी जो खेती होती है उस पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ इफेक्ट ऑन एनिमल्स, काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं माइग्रेट करते हैं जब एक जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो सूटेबल प्लेस की सर्च में एनिमल्स मूव करते हैं और उसे क्या बोलते हैं हम, माइग्रेशन। क्लियर? तो इससे एनिमल्स को भी इफेक्ट पहुंच रहा है और साथ ही साथ फ्लड होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर की आइस मेल्ट हो रही है यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोस्टल एरियाज का लेवल जो है बेटा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में इंक्रीज इन डिजीज, काफ़ी सारी डिजीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है बेटा, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स है हार्मफुल। इसके बाद में ऑक्सीजन साइकिल, तो आपको पता है बेटा ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो है ऑक्सीजन का। क्लियर? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है सबके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी जो बनी हुई है बेटा वो भी ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर जो गैस इनहेल होती है वो भी ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। साथ ही साथ ऑक्सीजन ही ऐसी गैस है जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है सेल के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन साइकिल दे रखा है बेटा कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करने के बाद में या फिर इनहेल करते हैं जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, CO2। ठीक है, CO2 और साथ साथ H2O रिलीज करते हैं। और ये CO2 और H2O फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है, और फोटोसिंथेसिस में दोबारा से CO2 रिलीज होती है जिसको एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है उसको हम रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं ब्रीथिंग में, दो प्रोसेस होता है ना बेटा, ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं, एक्सेल एंड इनहेल। इनहेल ऑक्सीजन को करते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, तो CO2। और CO2 के साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स भी रिलीज होते हैं, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर जितनी भी CO2 है उनको प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन साइकिल मूवमेंट करता है, ऑक्सीजन साइकिल मूव करता है और ऑक्सीजन साइकिल के अंदर ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। इसके बाद में क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिखा है 3 प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। कंबशन, किसी भी चीज़ को जब बर्न किया जाता है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। इसके बाद में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी, जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के अलावा जितने भी ऑक्साइड्स हैं सबके ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। बिना CO2 के ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता और बिना ऑक्सीजन साइकिल के CO2 साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होती है और ये गैस मिलके एक लेयर फॉर्म करती है बेटा, उसे ही बोलते हैं हम ओजोन लेयर। ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ओजोन लेयर हमारे सन से आने वाली जितनी भी UV रेज होते हैं उनको हमारी अर्थ तक पहुंचने से रोकने का काम करती है, शील्ड का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से। और ये जैसे ही ये ओजोन लेयर या ओजोन गैस का लेवल कम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन।
ठीक है। जैसे जैसे हमारी जो ओजोन लेयर है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की गैस की जो लेयर प्रेजेंट है, ये गैस की लेयर क्या करती है बेटा, शील्ड का काम करती है हमारी अर्थ के लिए। जितने भी सन से आने वाली यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको हमारी अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। क्योंकि जब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारी अर्थ तक पहुंचेगी तो ये काफ़ी सारी डिजीज कॉज करती है, प्लांट में भी और साथ ही साथ एनिमल्स और ह्यूमंस में भी। तो इसके लिए ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसी गैसेस होती हैं बेटा जिनसे ये ओजोन लेयर थिन हो जाती है। अब थिन होने से आप समझ सकते हो कि अगर ये ओजोन लेयर थिन होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज इजीली हमारी अर्थ तक पहुंच सकती है, और अगर इजीली ये हमारी अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचेगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर। और इसी ओजोन लेयर के थिन होने को बोलते हैं बेटा हम ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन होल। क्लियर। तो अंटार्कटिका में ओजोन होल देखने को मिलता है, अंटार्कटिका के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वहाँ पर ओजोन की जो लेयर है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्रीज होती चली गई है। अ होल इन ओजोन लेयर हैज़ बीन फाउंड ओवर अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के पास में आपको एटमॉस्फेयर में ओजोन होल देखने को मिलता है। ओजोन लेयर वहाँ से डिप्लीट हो चुकी है, ओजोन की जो लेयर है वहाँ पर थिन हो चुकी है। और कौन से ऐसी गैसेस हैं जो कि इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है बेटा या फिर CFC जो होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर रिलीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन में किसी जो भी ठंडा करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज से भी CFC रिलीज होती है बेटा, है ना। AC जो होता है एयर कंडीशनर, उससे भी CFC रिलीज होती है। जितने भी डिओड्रेंट होते हैं उन डिओड्रेंट के थ्रू भी CFC रिलीज होती है। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इनका यूज़ करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीशन करती है। यहाँ पे देख रखा है क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं सीवियर। तो स्किन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, आई डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, हमारी स्किन में एलर्जी हो सकती है, प्लांट या एनिमल की ग्रोथ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद में जो नेचुरल कार्बन साइकिल है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही पार्ट था। हमने सबसे पहले कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया था, जैसे एयर क्या होता है बेटा, वाटर क्या होता है, सॉइल क्या होती है। इसके बाद में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस किया बेटा हमने कि एयर पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, वाटर पॉल्यूशन किन किन के थ्रू हो सकता है, या फिर सॉइल पॉल्यूशन किन किन के थ्रू हो सकता है, और उनके क्या सीवियर इफेक्ट्स है हमारे ऊपर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये डिस्कस किया हमने। इसके साथ ही कुछ और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया हमने, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, और आपको इस चैप्टर को लर्न करना बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप एक बार अगर पढ़ोगे तो भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हमने एक बार इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आपको इस चैप्टर में मॉड्यूल के पीछे जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें लर्न करना है, और जितने भी MCQs है उनकी प्रैक्टिस करनी है।